हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किए थे, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर क्या पढ़े थे हम लोग? हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फिर लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ग्राफ्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सेम सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर क्या पढ़ेंगे? हाफ लाइफ पीरियड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन ग्राफ फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। और ग्राफ के साथ हम लोग लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी कंप्लीट करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट है वो बता दूंगा मैं धीरे धीरे, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, आज फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझाने से पहले, मतलब डिराइव करने से पहले, मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कॉम्पिटेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो इक्वेशन आएगा, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आएगा फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस इक्वेशन को रिलेट करके बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, समझ रहे हैं। लेकिन बोर्ड के लिए क्यों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है डेरिवेशन करने के लिए। जैसे इस बार CHSC में आ गया था कि डायरेक्ट डेराइव करिए, डेराइव द इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। नीट के लिए या कॉम्पिटिटिव के लिए तो इंपॉर्टेंट है, वहां पे प्रॉब्लम्स आएगा। लेकिन बोर्ड में क्या होगा? डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लेगा आपको। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डेराइव करिए, समझ रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा, बोर्ड वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, जैसे मैं यहाँ पे डेराइव कर रहा हूं सीक्वेंस में, डायरेक्ट डिट्टो ये लिख लेना, एक भी नंबर नहीं घटेगा, समझ रहे हो। तो चलिए देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, सबसे पहले फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग लिख लीजिए, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। लिख लिए? फिर देखिए, हम लोग एक रिएक्शन सपोज किए हैं, ऐसे लिख लेना, सपोज A गिव्स B। ये क्या है? एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज A गिव्स B क्या है? एक फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ रहे हैं। देखो, एट T = 0, मतलब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? A0 है। तब प्रोडक्ट कितना होगा? 0, क्योंकि अभी स्टार्ट होने ही वाला है, रिएक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है। इनिशियली T = 0 में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? A0 है। प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ पे A का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और B का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इसका मतलब क्या है? एक A खत्म होने पर एक B बनेगा। मतलब केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं, एक मोल A खत्म होगा तो एक मोल B प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। और हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर 5 मोल A खत्म होगा तो 5 मोल B प्रोड्यूस होगा। मतलब जितना A खत्म होगा उतना B प्रोड्यूस होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मतलब जिस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, यूज करके मैं ये डेरिवेशन करूंगा, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैं एक बार बता चुका हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं यहाँ पे करने वाला नहीं, है ना। तो रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जाके पहले वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लेक्चर देख करके ये लेक्चर देखने के लिए आइए, समझ रहे हैं। तो एट T = 0, मतलब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था? A0। एट T = T सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है? A0 - 6, समझ रहे हैं। और आफ्टर T टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? AT बोलते हैं,
समझ रहे हैं? तो आफ्टर टी टाइम मतलब टी सेकेंड से लिए हैं हम लोग यहाँ पे, तो आफ्टर टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, A0 माइनस एक्स। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से एक्स अमाउंट यहाँ से डिसोसिएट हो चुका है तो कितना बना होगा, एक्स खत्म हुआ है तो एक्स बना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का एक एक है, 1 1 है। समझ रहे हैं? तो A0 माइनस एक्स क्या है, ये आफ्टर टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और आफ्टर टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग क्या लेते हैं, AT सपोज करते हैं। समझ रहे हैं? और यहाँ पे लिख भी दिया हूं मैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, A0, मतलब एट टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन A0 है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, A0 है। समझ रहे हैं? और आफ्टर टी टाइम यहाँ पे लिखा हूं मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड, उसको क्या लेते हैं हम लोग, AT लेते हैं, इक्वल टू कितना है, A0 माइनस एक्स। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आफ्टर टी सेकेंड कितना है, A0 माइनस एक्स, और A0 माइनस एक्स को हम लोग क्या सपोज किए हैं, AT। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी सेकेंड को हम लोग लेते हैं AT, और वो कितना है, A0 माइनस एक्स है। यहाँ पे आराम से दिख रहा है। इतना अगर समझे हैं तो लिमिट आराम से लगा पाएंगे हम लोग, है ना, ये सब बता चुका हूं पहले भी। फॉर द एबव रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का रेट हम लोग निकाल सकते हैं, और दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू रेट लो, और दूसरा तरीका है इंडिविजुअल रेट की टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं। इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन, इंडिविजुअल रेट को हम लोग अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करते हैं, अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। और रिएक्टेंट के लिए ये जो इंडिविजुअल रेट को हम लोग स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ डिवाइड जब करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो रिएक्टेंट के टर्म से जब निकालते हैं हम लोग, रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, माइनस सिंबल यूज करते हैं, और प्रोडक्ट के टर्म में जब निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंडिविजुअल रिएक्टेंट के टर्म में, वहाँ पे प्लस सिंबल यूज करते हैं। ये पहले लेक्चर में बताया था आपको, है ना, इक्वालिटी रिलेशनशिप था, इक्वालिटी रिलेशनशिप बोलते थे ना उसको, देख लेना आप लोग, पहला या सेकंड लेक्चर था। समझ रहे हैं? तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जब हम लोग इस रिएक्शन का रेट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, रेट लॉ कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि ये फास्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग पावर क्या लिखते हैं, 1। जब जीरो ऑर्डर था तब पावर क्या लिखते थे, 0। जो ऑर्डर होगा पावर में वो आएगा, वो वैल्यू आएगा। समझ रहे हैं? तो रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1, ये इक्वेशन 1 है। रेट क्या आया, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। और दूसरे तरीके से जब निकालेंगे इंडिविजुअल रेट की टर्म में, रिएक्टेंट की टर्म में क्या आएगा, रेट इक्वल टू, जब रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग निकाल रहे हैं, रिएक्टेंट की इंडिविजुअल रेट के टर्म में जब हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तब क्या आएगा, सिंबल माइनस आएगा। और रिएक्टेंट की इंडिविजुअल रेट को कैसे लिखते हैं हम लोग, माइनस DA/dt। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, A है, तो माइनस DA/dt ये क्या है, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट। समझ रहे हैं? और रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, माइनस DA/dt बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। और ये माइनस आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि रिएक्टेंट की टर्म में हम लोग निकाल रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, है ना। तो माइनस DA/dt बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ए का 1 है, तो माइनस DA/dt बाय 1 क्या आएगा, माइनस DA/dt ही आएगा। समझ रहे हैं? तो इंडिविजुअल रेट की टर्म में क्या आया, रेट माइनस DA/dt। और अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट क्या आया, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1। ये दोनों तरीका क्या दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं। ये भी दे रहा है इस रिएक्शन का रेट, ये भी दे रहा है इस रिएक्शन का रेट। समझ रहे हैं? और रिएक्शन एक ही है, अलग अलग रिएक्शन का हम लोग रेट निकाले हैं क्या, नहीं, एक ही रिएक्शन का निकाल रहे हैं। मतलब ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू, ये दोनों ही रेट दे रहे हैं इस रिएक्शन का। यहां से भी रेट ऑफ रिएक्शन जो निकलेगा, यहां से भी रेट ऑफ रिएक्शन वही निकलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट माइनस DA/dt इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर 1। और ए टू द पावर 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात है।
आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो माइनस डी ए बाई ए को इधर ले आएंगे और टी को उधर ले जाएंगे, तो माइनस डी ए बाई ए इक्वल टू के डी टी। आसान है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो जाके थोड़ा सा लेक्चर देख लीजिए, मैं बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, है ना। यहां तक अगर समझ गए, यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। समझ रहे हैं, इंटीग्रेट करके हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं, इसलिए तो उसका नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन। समझ रहे हैं। तो यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं। बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट डी ए बाई ए। देखो ये माइनस है, ये माइनस जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये के बाहर निकल जाएगा। आएगा क्या, डी ए बाई ए को इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे डी टी को इंटीग्रेट करेंगे। समझ रहे हैं, ये इंटीग्रेट है। फिर यहाँ पे लिमिट लगाएंगे। देखो यहाँ पे टी का टर्म है, टाइम का टर्म है, तो यहाँ पे टाइम का लिमिट लगाएंगे, और यहाँ पे ए का टर्म है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की टर्म है, तो यहाँ पे रिएक्टेंट की हम लोग लिमिट लगाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की लिमिट लगाएंगे। समझ रहे हैं। देखिए जब t इक्वल टू 0 था, एट t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, ए नॉट, तो एट t इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए नॉट। समझ रहे हैं। एट t इक्वल टू टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, ए नॉट माइनस एक्स। इसको कितना सपोज किए हैं, 80। समझ रहे हैं। तो 8 टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, 80, और 80 इक्वल टू क्या है, ए नॉट माइनस एक्स। समझ रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे डी ए बाई ए, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ए। पता होगा, इतना तो पता होगा। अगर नहीं पता है तो जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तब पता चलेगा, लेकिन इसको बेसिक मैथ्स में ही सिखा दिया जाता है, फिजिक्स में। समझ रहे हो। तो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन क्या है, एल एन ए। समझ रहे हो। और ये माइनस सिंबल बाहर है, और इसका डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन जब कर दिए फिर क्या हो जाता है, लिमिट के केस में स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है, और नीचे और ऊपर जो लिमिट रहता है वो आ जाता है। यहाँ पे नीचे क्या था, ए नॉट, ऊपर क्या था, 80। समझ रहे हैं ना। फिर के बाहर है, इंटीग्रेशन कर देंगे डी टी का, तो क्या आएगा, टी, डी हट जाएगा, तो फिर नीचे 0 था, ऊपर टी था, नीचे 0 ऊपर टी। आसान है। तो देखिए यहाँ पे a के बदले हम लोग क्या करेंगे, एक बार ऊपर जो लिमिट है उसको यूज करेंगे, फिर नीचे जो लिमिट है उसको यूज करेंगे, और दोनों को माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं। तो माइनस a के बदले हम लोग पहले क्या करेंगे, ऊपर जो लिमिट है 80 है, तो ln 80 माइनस क्या होगा, ln a के बदले a नॉट, तो माइनस ln a नॉट, और स्टार्टिंग में क्या है, माइनस सिंबल तो है ही, इक्वल टू के, एक बार t के बदले t यूज करेंगे, ऊपर जो वैल्यू है लिमिट है उसको यूज करेंगे, फिर नीचे वाला वैल्यू को यूज करेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं। तो k इंटू टी माइनस 0 यही आएगा। अगर माइनस को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू के साथ तो क्या आएगा, देखो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में है ln 80, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस सिंबल को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अंदर की वैल्यू माइनस ln 80 प्लस ln a नॉट। इसको थोड़ा सा सजा के लिख दें, मतलब प्लस वाले वैल्यू को अगर सामने ले आए तो क्या हो जाएगा, ln a नॉट माइनस ln 80 इक्वल टू टी माइनस 0 क्या आएगा, टी, तो के टी आ जाएगा। तो ln a नॉट माइनस ln 80 को ln a नॉट बाई 80 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ln a माइनस ln b को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ln a बाई b लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। ये तो 8वीं 9वीं में सिखा दिया जाता है मेरे हिसाब से। ln a नॉट बाई 80 इक्वल टू क्या आया, के टी, ये हो गया इक्वेशन 1। फिर यहां से पता चला हम लोग लिख सकते हैं ln a नॉट बाई 80 इक्वल टू के टी, मतलब क्या है, के टी इक्वल टू ln a नॉट बाई 80, यही है, लिख सकते हैं। उल्टा के लिख दिया है ना। तो k इक्वल टू क्या आएगा, ये t जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब लिख सकते हैं 1 बाई टी इंटू ln a नॉट बाई 80 लिख सकते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ln को हम लोग जब log की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं क्या करते हैं, अच्छे से याद करिए। ln को जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं
तो 2.3032 को मल्टीप्लाई करते हैं। ln x है, ln x को log x करने के लिए हम लोग क्या करते थे, 2.3032 मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, 2.3032 मल्टीप्लाई करेंगे तो ln क्या हो जाएगा, log में कन्वर्ट हो जाएगा। तो log फॉर्म में क्या आएगा, k इक्वल टू 2.3032 बाई टी इंटू लॉग a0 बाई 80। ये ln वाला क्या हो गया, log फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, k इक्वल टू 2.3032 बाई टी लॉग a0 बाई 80। ये हो गया इक्वेशन 3। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और इतना लिखने के बाद, इतना सॉल्व करने के बाद आप यहां पे लिख देना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देखो ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये भी है और ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये है। यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इक्वेशन को रिलेट करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये और ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है और ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है और वो भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ही है, अलग अलग फॉर्म में। यहाँ पे देखो ln की फॉर्म में हम लोग निकाले हैं पहले, ln a0 बाई 80 इक्वल टू kt। यहाँ पे हम लोग रेट कांस्टेंट की फॉर्म में निकाले हैं, रेट कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट की फॉर्म में, रेट कांस्टेंट की टर्म में ln की फॉर्म में निकाले हैं। यहां पे उसी को कन्वर्ट करके क्या कर दिए हैं, रेट कांस्टेंट की टर्म में लॉग की फॉर्म में निकाले हैं वो इक्वेशन को। तो तीनों समान ही इक्वेशन है, लेकिन वो इक्वेशन, ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं। और एक क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी होता है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद रखना, और ये भी ड्राइव करके दिखा देना एग्जाम में। समझ रहे, बोर्ड वालों के लिए बता रहा हूं। देखो इक्वेशन 1 ये है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मिलेगा आप हम लोगों को देखिए। इक्वेशन 1 क्या था, ln a0 बाई 80 इक्वल टू kt, यही था। तो a0 बाई 80 क्या हो जाएगा, e टू द पावर kt हो जाएगा। अगर ln को अगर हटाएं, a0 बाई 80 की है उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाता है, e का पावर में हो जाता है kt, e का पावर में हो जाता है, जो राइट साइड में जो चीज रहता था। ये बेसिक्स मैथ्स है, इतना तो आता ही होगा। तो a0 बाई 80 क्या हो गया, e टू द पावर kt हो गया। तो a0 इक्वल टू क्या आएगा, 80 इंटू e टू द पावर kt, यहां पे e आ गया। तो ये क्या हो गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अगर मल्टीपल चॉइस में अगर पूछ लेगा कि इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से कौन सा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टिक करिए, मतलब बताइए, तो आप बता सकते हो अगर इक्वेशन को याद होगा तो, अगर इक्वेशन याद होगा तो। समझ रहे हैं, तो ये आसान था, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं बता चुका था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश किया। कोई बच्चा अगर नया आ गया तो, है ना, समझ पाएंगे। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन को अगर देख करके ये लेक्चर देखने आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फील होगा, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। समझ रहे, कोई भी दिक्कत होगा नहीं। तो ये था आज का लेक्चर। हम लोग को क्या सीखे यहाँ पे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का डेरिवेशन सीखे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आना ही चाहिए। समझ रहे हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो करने वाले हैं, जो सीक्वेंस हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में फॉलो किए थे, वही सेम सीक्वेंस हम लोग फॉलो करेंगे फास्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी। आशा करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर लेक्चर में कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई दोस्तों का अगर ये लेक्चर काम आ सकता है करके लगता है आपको, तो बिल्कुल अपने दोस्तों को एक एक शेयर कर दीजिएगा। समझ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।